हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का भाग बा जिसका मुख्य विषय विज्ञान था, जिसमें 120 प्रश्न आने हैं, तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक कंप्लीट किए थे। आज हम इस वीडियो में 61 से लेकर 120 तक कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और साथ में प्रैक्टिस सेट की PDF पाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, पहले थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इससे आप लोगों को अच्छी तरह दिखे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा अभूरणीय पादप नॉन एम्ब्रायोफाइटा का उदाहरण है? तो यह है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन डी। यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। तो यह करते हैं NO3-2। तो यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग ऐसे समझें। NO3-2। तो यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप इसको इस प्रकार से, अगर ऑप्शन में जब आप एग्जाम्स देने जाएंगे अगर ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाना कि वही लिखा है। तो ऑप्शन डी, NO3-2। क्वेश्चन नंबर 63, विटामिन के बारे में कौन सा तत्व सही नहीं है? तो ये पाचन में सहायक होते हैं, यह तत्व सही नहीं है, क्योंकि जो विटामिन होते हैं वह पाचन में वो कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, तो यह पाचन में सहायक नहीं होते हैं। बाकी इसका नामकरण फंक ने किया है, बिल्कुल सही है। विटामिन का नामकरण फंक ने किया था। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी है। ऐसा भी नहीं है कि विटामिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण भी है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल इसकी कमी से रोग उत्पन्न भी होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी आने लगती है, तो इसकी कमी से रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये पाचन में सहायक वो यहाँ लिखा है होते हैं, लेकिन यह पाचन में सहायक नहीं होते हैं, तो यह तथ्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा कथन सत्य है? तो पादपों में जल व लवण परिवहन फ्लोएम करता है, यह असत्य है, क्योंकि पादपों में जल व लवण का परिवहन जाइलम करता है, ना कि फ्लोएम। फ्लोएम भोजन को पूरे पेड़ में परिवहन करता है, और जाइलम पादपों से जल, जो नीचे से जल और लवण होते हैं, उनका परिवहन करती हैं। तो यह कथन असत्य है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन CO2 विमुक्त करती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि CO2 ऑक्सीजन विमुक्त करती है, ना कि ऑक्सीजन CO2 विमुक्त करती है। तो यह भी गलत है। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे हम हैं तो हम अनाज खाते हैं, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वह सूर्य से लेते हैं, अपनी भोजन की प्रक्रिया करते हैं, फिर उसके बाद में उससे जो फल है फूल है वो हम खाते हैं। तो यह भी गलत है। बाकी छुई मुई मीमोसा पुदिका पौधों की पत्तियां कंपानुकुंचन दर्शाती हैं, यह सही है, क्योंकि जो छुई मुई का पौधा है अगर हम उसके पत्ते को छुएंगे तो वह मुरझा जाते हैं, क्योंकि वह कंपानुकुंचन दर्शाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों से ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है? तो वह होता है गेहूं, ऑप्शन सी, गेहूं। क्योंकि गेहूं को आप देखना तो गेहूं का जो बीज होता है उसको आप देखना तो उसके ऊपर थोड़ी पतली सी पॉलीथीन टाइप की होगी। तो वह ग्लूटेन कुछ कुछ, ऐसा नहीं कि सभी में, कुछ कुछ व्यक्तियों में एलर्जी यानी कि खुजली उजली कुछ भी होना लगेगा, यानी कि एलर्जी होने लगेगी। तो वह है गेहूं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है, निम्न में से कौन सा एक्स हो सकता है? तो वह है परिणाम फर्न, ऑप्शन डी, परिणाम
फर्न, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का समुच्चय है? तो दूध में चीनी मिलाना, यह भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, यह रासायनिक परिवर्तन है। पहले तो आप भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में अंतर समझिए। तो रासायनिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जैसे कोई रासायनिक क्रिया होती है तो वह पदार्थ उसी स्थिति में वापस नहीं आ सकता है। जैसे दूध से दही का बनना, तो अगर दही बन जाएगा, दूध से दही बन जाएगा, तो फिर से हम दही को दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो यह होती है रासायनिक अभिक्रिया, और जिसमें हम उसको वापस परिवर्तित उसी स्थिति में कर दें वह होती है भौतिक अभिक्रिया। जैसे कि जैसे पानी है तो हम उसको बर्फ बर्फ के रूप में जमा दें, और जब बर्फ पिघलेगी तो फिर पानी बन जाएगा, तो यह होती है भौतिक अभिक्रिया। तो दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना, पनीर बनना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। जबकि दही से लस्सी बनना, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि अगर दही से लस्सी बना दी और लस्सी को हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो वह जम के फिर से दही बन जाएगा, तो यह भौतिक अभिक्रिया है। तो केवल बी और सी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन सी, बी और सी। मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और जो मैं इसे डिटेल में समझा रहा हूँ वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? तो रेशम, रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है, ऑप्शन सी रेशम। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है? तो यहाँ मिथाइल ऑरेंज का घोल, यह कृत्रिम, कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा जो बनाया गया हो वह कृत्रिम कहलाता है। तो मिथाइल ऑरेंज का घोल एक कृत्रिम सूचक है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया सूचक है। जबकि हल्दी का घोल, हल्दी का घोल तो आप देखना कि अगर आपके कपड़ों में कहीं हल्दी लग जाए, अगर हम उस पर साबुन लगाते हैं तो वह लाल हो जाता है। तो मतलब कि ये अम्ल और क्षार के सूचक होते हैं। तो हल्दी, हल्दी यह तो प्राकृतिक सूचक है, इसको इंसान ने थोड़ी बनाया हल्दी को। लिटमस का घोल यह भी प्राकृतिक है, चाइना रोज का घोल यह भी प्राकृतिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथाइल ऑरेंज का घोल। क्वेश्चन नंबर 70, अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया होगा? तो इसमें किया होगा नींबू का रस, ऑप्शन डी। क्योंकि नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है, और अगर खट्टा है तो वह अम्लीय है। तो जब हम नींबू के रस से किसी कागज पर लिख देंगे तो वह अम्लीय है, नींबू खट्टा है तो अम्लीय है। और जब हम इस पर चुकंदर, चुकंदर को रगड़ेंगे तो यह ये अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, या सूचक के द्वारा यह लाल रंग का हो जाएगा, जिससे जिससे अक्षर साफ साफ दिखने लगेंगे। जबकि जब नींबू के रस से लिखा गया था तो उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नींबू का रस। क्वेश्चन नंबर 71, समरूप जुड़वा का जन्म होता है। तो समरूप जुड़वा का जन्म होता है एक अंडे के निषेचन से, ऑप्शन डी, एक अंडे के निषेचन से। समरूप यानी कि एक समान जो जुड़वा बच्चे होते हैं, एक समान जो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो अंडे का तो एक का ही निषेचन होता है, लेकिन जब उसका विभाजन होता है तो उसके दो अलग अलग विभाजित होकर टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उससे एक से दो बच्चे बन जाते हैं, जो कि एक समान शकल के होते हैं और एक समान गुणधर्म के होते हैं। मतलब कि उनका डीएनए भी अधिकतर सेम टू सेम होता है और शक्लें एक समान होती है, यानी कि समरूप होती है। तो एक अंडे के निषेचन से होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, सर्दी के दिनों में दरवाजे का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा महसूस होता है। तो क्यों होता है? यानी कि जो प्लास्टिक का हैंडल है
वह प्लास्टिक है जो यह ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि उसमें ऊष्मा परिवहन नहीं कर सकती है। लेकिन जो लोहे का होता है वह ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ठंडियों के दिनों में हम जब उसको छूते हैं तो वह हमें बहुत ठंडा लगता है। तो आंसर भी देखते हैं ऑप्शन बी, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु धातु लोहा या कुछ भी हुआ धातु जो विद्युत के सुचालक है, यानी कि ऊष्मा के सुचालक हैं, तो वह हमें ज्यादा ठंडे लगेंगे, यानी कि प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले कथन, पराश्रव्य ध्वनि मनुष्य के लिए अश्रव्य हैं। बिल्कुल, पराश्रव्य ध्वनि वह होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, यानी कि जो मनुष्य है वह केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ही ध्वनि को सुन सकता है। तो उसके ऊपर जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाती हैं वह पराश्रव्य ध्वनि होती हैं। अब देखते हैं कारण। मानव कान की श्रवण सीमा 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, जैसा कि मैंने समझाया। तो चलिए कूट, ए और बी आर दोनों सही है, सही तो दोनों है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है। एक एएमयू मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य होता है। तो यह होता है 931 MeV के तुल्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है। तो यह होती है लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। क्वेश्चन नंबर 76, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज, यानी कि जो हमारे शरीर में मीठा होता है ग्लूकोज, उसको ग्लाइकोजन में बदलता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। और जब इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन की शरीर में कमी हो जाती है तो फिर वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित करता है, जिससे व्यक्ति को शुगर हो जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सी ऊष्मीय विकिरण की विशेषता नहीं है। तो इसको आगे बढ़ने में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह ऊष्मा विकिरण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, यह विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का गलनांक न्यूनतम है। तो जी ए धातु का गलनांक न्यूनतम है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं आपको सभी जैसा कि मैंने ऊपर सभी ऑप्शन अगर विश्लेषण करके समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि समझाऊं मैं, तो आप कमेंट्स में बता दें, तो मैं सभी का विश्लेषण करके समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है। तो PbZn यह धातु संभव नहीं है, क्योंकि पीवी मतलब कि सीसा, और जेड एन यानी कि जिंक, सीसा और जिंक को मिलाकर कोई धातु नहीं बनाई जा सकती है, यानी कि कोई भी वस्तु नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए यह संभव नहीं है। ऑप्शन सी। जबकि कॉपर और जिंक को मिलाया जा सकता है, कॉपर और एल्यूमिनियम को मिलाया जा सकता है, कॉपर और एजी यानी कि चांदी को भी मिलाया जा सकता है। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन सी, पीबी, यानी कि सीसा और जिंक को नहीं मिलाया जा सकता, यानी कि मिश्र धातु संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है, हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखेगा। तो हरे प्रकाश में यह काले रंग का दिखेगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, धातु परमाणु से युक्त विटामिन है। तो धातु परमाणु होता है विटामिन बी 12 में, यानी कि विटामिन B12 में। ऑप्शन बी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 82, मकरंद को मधु शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो यह घट जाती है, यानी कि पानी की मात्रा घट जाती है, जब शहद बनता है तो पानी की मात्रा घट जाती है। ऑप्शन बी, यह घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 83,
मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है? तो वह करती है श्लेष्म झिल्ली या परत। ऑप्शन सी, श्लेष्म झिल्ली या परत। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शेर घास नहीं खाता है, बिल्कुल सही बात है, शेर घास नहीं खाता है। कारण, बहुत से पशु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब पहले तो ये समझिए कि सेल्यूलोज क्या होता है। सेल्यूलोज वह होता है जिससे पादपों यानी कि पेड़ पौधों की चमड़ी यानी कि ऊपरी या छाल बनी रहती है, वही सेल्यूलोज होती है। तो सभी पशु नहीं, कुछ पशु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं कूट। ए और आर दोनों सही हैं, सही दोनों हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि शेर घास नहीं खाता है, क्योंकि घास की किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो वो शेर घास कैसे खा लेगा? क्योंकि उसका पेट पाचन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि कारण में भी बताया गया है कि बहुत से पशु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो शेर भी तो एक पशु है, तो ये सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जबकि बकरी है तो यह सेल्यूलोज का पाचन कर लेती है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85। किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? तो किसी इमारत में तड़ित चालक इसलिए लगाया जाता है ताकि ताकि बिजली बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश, जैसे कि बिजली, बारिश के मौसम में ये बिजली गिरती है, बिजली इमारत यानी कि कोई बिल्डिंग बनी है, इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश, यानी कि अगर कोई जैसे बिजली तड़की बारिश के मौसम में, तो वह अगर उसमें तड़ित चालक नहीं लगा होगा तो बिजली का आवेश धरती में नहीं जाएगा, जिससे वो बिल्डिंग या इमारत का गिरने का खतरा रहेगा। ऑप्शन सी। और अगर तड़क चालक रहेगा तो वह तड़क चालक से उसको कंट्रोल करके सीधा जमीन में भेज देगा, जिससे इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा, यह भूमि में संवाहित कर देगा। क्वेश्चन नंबर 86। यदि हम प्राकृतिक रेशे के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम संश्लेषित रेशे यानी कि जो प्राकृतिक रेशे हैं, जैसे कि रेशम के हम कोई कपड़े पहनते हैं या जूट के कोई कपड़े पहनते हैं, तो प्राकृतिक है तो वह ठीक है, क्योंकि वह आग इतनी जल्दी नहीं पकड़ता है। लेकिन अगर कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाया हुआ, जैसे कि ये नायलॉन हुआ या फिर ये टेरिकॉट हुआ, तो जब ये जलते हैं तो जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं, यानी कि ये जलने के बाद हमारे शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा जल जाता है। इसलिए जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाने के कारण यह नुकसानदायक होता है और हमारे शरीर से चिपक जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87। कैक्टस में फूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में फूल पत्ते का रूपांतरण है। ऑप्शन वी। ऑप्शन वी। और कैक्टस होता कहाँ है? तो यह रेगिस्तान में होता है। क्वेश्चन नंबर 88। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो राइजोबियम सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का एक प्रकार है। ऑप्शन वी, सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का। क्वेश्चन नंबर 89। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आइडियो विलास्ट विचित्र कोशिका। ऑप्शन वी, आइडियो विलास्ट विचित्र कोशिका। क्वेश्चन नंबर 90। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी, जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 91। अब यहां से जो हमारा विज्ञान विषय है उसकी जो पेडागोजी है वह स्टार्ट हो गई है, यानी कि विषय से संबंधित पेडागोजी। तो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक, यानी कि 30 नंबर की पेडागोजी। किसी शिक्षक ने एक पत्ती को परख नली में रखा और उसमें
स्पिरिट एल्कोहल डाला। अब उन्होंने परख नली को तब तक गर्म किया जब तक उसमें से सारा हरा रंग बाहर नहीं निकल गया। फिर उन्होंने पत्ती को बाहर निकाला और उस पर आयोडीन विलयन डाला। छात्रों ने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे। तो पत्ती का रंग नीला काला हो गया। पानी में पत्ती में स्टार्च है। तो इससे ये तो है प्रेक्षण कि पत्ती का रंग नीला काला हो गया, ये तो हो गया प्रेक्षण। और जो निष्कर्ष निकला वह यह पता चला कि पत्ती में स्टार्च है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से क्या विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करने का उपयुक्त उपयोग है? तो विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करने का उपयुक्त उद्देश्य है कि विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना। ऑप्शन बी, विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना उसकी ... को सुनिश्चित करता है। तो उसकी संज्ञानात्मक वैधता को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक वैधता को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, कक्षा 7वीं के शिक्षक ने विद्यार्थियों को कार्य देने के लिए 25 पौधों को वर्गीकृत करने की योजना बनाई। निम्न में से कौन सी योजना जांच आधारित शिक्षण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने की और विचार विमर्श करने की अनुमति दी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस विधि का उपयोग आप एक्वेरियम विकसित करने के लिए करेंगे? पहले तो आप ये समझिए कि ये एक्वेरियम क्या होता है। आप कहीं अस्पताल या कहीं भी गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा एक बॉक्स रखा रहता है, उसमें पानी रहता है, पत्थर रहते हैं और लाल वाइट मतलब अनेक प्रकार के कलर की मछलियां होती हैं। तो वही है एक्वेरियम, उसी को बोलते हैं एक्वेरियम। तो एक्वेरियम विकसित करने के लिए करेंगे तो इसका करेंगे प्रायोजन विधि का प्रयोग। ऑप्शन बी, प्रायोजन विधि का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 96, बीज अंकुरण की अवधारणा को किस प्रकार सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? तो इसके लिए विद्यार्थियों को बीज बोने, अंकुरण को विभिन्न चरणों का अवलोकन करने तथा उसका चित्र बनाने हेतु कहना। यानी कि अगर शिक्षक को बीज अंकुरण के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो सबसे पहले विद्यार्थियों को बीज बोने के किस प्रकार से बोया जाता है, उसके बाद अंकुरण यानी कि जब वह पौधा होता है तो उसके हर पहलू को कि ये कितने दिन में निकलता है, कैसा निकलता है, इन सभी का अवलोकन करना, उसके बाद उसका चित्र बनाने को कहना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, विज्ञान अधिगम समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन बी। तो इससे अधिगम समृद्ध हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 98, न्यूटन के गति के नियम को पढ़ाते समय एक शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले ही बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह पालन कर रही है। तो वह पालन कर रही है निगमन उपागम का। ऑप्शन डी, निगमन उपागम का, क्योंकि इसमें पहले सूत्रों को लिखा जाता है, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, यानी कि निगमन उपागम का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, विज्ञान शिक्षण में प्रस्तावना का मूल आधार है। तो विज्ञान शिक्षण में प्रस्तावना का मूल आधार है पूर्व ज्ञान। ऑप्शन ए, पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? तो वह हो सकती है सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर
कार्य करना, यानी कि कोई बालक जब सीखना चाहेगा तभी तो हम उसको सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त है? तो वह है मानव शरीर के विभिन्न संस्थान, ऑप्शन सी। अब पहले तो ये समझिए कि विषय इकाई क्या होती है, यानी कि जैसे हमारे पाँव के बारे में पढ़ना या माइंड के बारे में, मस्तिष्क के बारे में पढ़ना या हार्ट के बारे में पढ़ना, तो उन इकाइयों को जोड़ जोड़ के एक इकाई में कन्वर्ट करना, तो उसी को बोलते हैं इकाई योजना। योजना तो मानव शरीर के विभिन्न संस्थान एक इकाई योजना का के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न क्यों लिए, क्योंकि जो हमारा एग्जाम्स होगा उसमें कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। चलिए, तो सबसे पहले कथन ए, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में ऐतिहासिक घटनाओं का सम्मेलन होना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं, होना चाहिए। कारण, विज्ञान की पूर्ण समझ के विकास के लिए विज्ञान की अवधारणाओं के ऐतिहासिक विकास को समझना महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अब इन दोनों को समझते हैं। तो ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या करता है, यानी कि दोनों सही भी हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। जैसा कि देखते हैं, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में ऐतिहासिक घटनाओं का सम्मेलन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कारण आर यह व्याख्या करता है किस प्रकार से। तो विज्ञान की पूर्ण समझ के विकास के लिए विज्ञान की अवधारणाओं के ऐतिहासिक विकास को समझना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भी ऐतिहासिक विकास के ऊपर बात हुई है और कारण में भी, तो यह एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। तो ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 104, विज्ञान के मूल्यांकन के लिए निम्न लिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन सी, विद्यार्थियों का अपने उत्तरों के लिए दिया गया तर्क मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए, केवल सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सॉरी, यहाँ ऑप्शन तो है, तो यहाँ तो सही है ऑप्शन ए, ये ऑप्शन नहीं है, यह पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि ए बी सी। तो यहाँ केवल ये कहा गया है ऑप्शन डी में, यानी कि केवल सी, ये जो केवल सी है ना, यह सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, और अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट होगा सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं? तो वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। चलिए आगे देखते हैं, यह भी हो सकता है सही है। वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती हैं, यह भी सही हो सकता है, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि होगा। यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है, यह भी सही हो सकता है। यह ज्ञान का परम भंडार है, यह भी सही हो सकता है। तो आंसर है ऑप्शन ए बी सी, जबकि डी नहीं है, यानी कि डी प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। बाकी ए वी और सी, ये तीनों प्रकृति का वर्णन करते हैं, विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन ए वी और सी। क्वेश्चन नंबर 106, माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षण
अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1970 के पूर्वार्ध में निम्न में से किसे सूक्ष्मतर स्तर पर सम्मिलित किया गया? तो यह किया गया होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम को। ऑप्शन ए यानी कि HSTP यानी कि होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम को। ऑप्शन ए होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम यानी कि होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 107 है, खोज विधि द्वारा विज्ञान शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 107, खोज विधि द्वारा विज्ञान शिक्षण। तो खोज विधि द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। ऑप्शन बी, अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108, कक्षा 7वीं के विज्ञान शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा जिसमें उन्हें अपने 10 विद्यार्थियों के शरीर का तापमान मापना है और अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना है। इस विधि से कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती है? तो इसमें प्रयोग करना, इस विधि में निपुणता नहीं मापी जा सकती है। बाकी मापना में निपुणता हो सकती है, निष्कर्ष निकालना में और संप्रेषण करना में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयोग करना में निपुणता नहीं मापी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 109, एक हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। प्रकाश संश्लेषण के विषय पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी? तो वह होगी, क्या होगा यदि पौधों से पत्तों को हटा दिया जाए? तो ऑप्शन ए, क्या होगा यदि पौधों से पत्तों को हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 110 है, एक छात्र ने कहा कि मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह है मिट्टी के नमूने के वजन की धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद तुलना करना। ऑप्शन बी, मिट्टी के नमूने के वजन की धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद तुलना करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111, श्रीमान राकेश अपनी कक्षा में रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा को पढ़ा रहे थे। निम्न में से कौन सा उदाहरण वे अपने विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु प्रमाणिक कार्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो वह कर सकते हैं, लोहे को जंग लगने से बचाने हेतु सुरक्षात्मक विलयन तैयार करना। ऑप्शन सी, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए सुरक्षात्मक विलयन तैयार करना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112, भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ है। तो भ्रमण द्वारा शिक्षण का अर्थ है प्रत्येक रूप से अनुभव करना। ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना। ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन सी विधि रटने पर बल देती है? तो संश्लेषण विधि रटने पर बल देती है। ऑप्शन डी, संश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से किस शिक्षण विधि का आविष्कार किलपैट्रिक द्वारा किया गया था? तो प्रायोजना विधि का आविष्कार किलपैट्रिक द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी, प्रायोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है? तो विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय का उपयोग करना विज्ञान प्रयोगशाला का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी, बाकी ए बी सी यानी कि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य होता है, और वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध करना यह उद्देश्य होता है, मापन कौशल को विकसित करना यह भी उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय का उपयोग करना यह उद्देश्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 116, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है। तो मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। ऑप्शन डी, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 117, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों
की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह है पादप जीवंत होते हैं, क्या पादप श्वसन करते हैं? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119, विज्ञान शिक्षण द्वारा अवसादन की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है? तो वह है मटमैले पानी का एक गिलास। ऑप्शन डी, मटमैले पानी का एक गिलास। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? सिखाया जा सकता है। तो वह सिखाया जा सकता है ऊंचाई से फेंकी गई गेंद के प्रक्षेप पथ का परीक्षण करना। ऑप्शन डी, ऊंचाई से फेंकी गई गेंद के प्रक्षेप पथ का परीक्षण करना। ऑप्शन डी। इस प्रकार हमारे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का भाग बा, जो कि 120 क्वेश्चन का आना था, वह कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। चलिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।